नमस्कार, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित सामान्य हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। यह जो वाक्य है, इस वाक्य में जो रिक्त स्थान है उसमें सही शब्द को रखना है। यह है कि मैंने, दूसरा है बी उस, और सी ऑप्शन है तुम, डी ऑप्शन है किसने। यहाँ पर पूर्ण विराम लगा है, तो पूर्ण विराम लगा है तो इसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं आएगा, और किसने एक प्रश्नवाचक शब्द है तो इसलिए किसने नहीं होगा। अब उस है तो उसको देख लेते हैं। यह कविता उस लिखी है, ये भी सही नहीं बैठता है। तुम है लिखा है, यह कविता तुम लिखी है, ये भी सही नहीं बैठता है। और ये ऑप्शन है कि यह कविता मैंने लिखी है, हाँ तो ये ऑप्शन सही बैठता है। इस प्रकार ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द, और होता है एक रूढ़ शब्द। जो यौगिक शब्द होता है ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, जैसे परम, धन, औषधि। परम, धन, औषधि, जब इसे जोड़ेंगे तो ये परमौषधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमौषधि हो जाएगा। और इसमें जो है, इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगा? परमौषधि, परमौषधि, परमौषधि हो जाएगा। और जिस संधि शब्द के मध्य में आए और आओ की मात्रा आए, आए और आओ की मात्रा आए, उसमें वृद्धि स्वर संधि होगा। तो इसमें आओ की मात्रा है इसलिए इसमें वृद्धि स्वर संधि है। और यह कौन सा शब्द है? यौगिक शब्द है। योगरूढ़, योगरूढ़ जो शब्द होते हैं ये भी दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे पंकज, मुरलीधर, पंकज, मुरलीधर, ये दोनों योगरूढ़ शब्द हैं। अब पंकज को अगर जो विच्छेद करेंगे तो पंख प्लस जा हो जाएगा, पंख प्लस जा हो जाएगा। पंख के मतलब होता है कीचड़ और जा के मतलब होता है जन्म लेने वाला, यानी कि जो कीचड़ में जन्म लेता है उसे पंकज कहते हैं। तो पंकज किसे कहते हैं? कमल को, क्योंकि कमल कीचड़ में जन्म लेता है। तो इस प्रकार ये विशेष अर्थ प्रकट करता है। और मुरलीधर का जब अलग करेंगे तो मुरली धन धर हो जाएगा, और इसको जोड़ने पर मुरलीधर होता है। और मुरलीधर मतलब होता है कृष्ण, कृष्ण भगवान को मुरलीधर कहते हैं, इसलिए मुरलीधर शब्द भी एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। और रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जिन्हें हम नहीं तोड़ सकते। जैसे पुस्तक है तो पुस्तक को हम तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे पुस्तक को हम तोड़ते हैं पुस्त धन का, तो कहाँ दोनों शब्द पूरे में है? ना ये सार्थक है और ना ये सार्थक शब्द है, तो इसलिए पुस्तक को हम नहीं तोड़ सकते। तो जो रूढ़ शब्द होता है इन्हें तोड़ नहीं सकते हैं। जो योग रूढ़ शब्द होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, लेकिन ये विशेष अर्थ प्रकट करता है। जो यौगिक शब्द होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, लेकिन ये सामान्य अर्थ प्रकट करता है। तो इसमें देख लेते हैं, कह रहा है यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। तो यौगिक शब्द परमौषधि है। और पंकज और मुरलीधर ये दोनों शब्द योग रूढ़ शब्द हैं, क्योंकि ये दोनों विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। और जो पुस्तक है ये रूढ़ शब्द है। इसमें यौगिक शब्द पूछ रहा है तो इसलिए ऑप्शन डी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी रामकाव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है जो रामचंद्रिका है, रामचंद्रिका रचना,
ये एक महाकाव्य है, ये महाकाव्य है और ये राम के चरित्र पर, यानी कि जो भगवान राम हैं उनके चरित्र पर आधारित है। इसकी रचना केशव दास ने की है। केशव दास ने इसकी रचना की है। जो रामचंद्रिका है ये राम के परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट रचना है, इसीलिए ऑप्शन ये सही है। और रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, ये जितनी भी रचनाएं हैं ये सब केशव दास की रचनाएं हैं। इसमें ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। अब प्रत्यय जो होता है दो चीज होते हैं, एक उपसर्ग होता है, दूसरा प्रत्यय होता है। जो उपसर्ग होता है ये शब्द के आगे लगता है और जो प्रत्यय होता है ये शब्द के पीछे लगता है। तो जैसे महाजनी है तो महाजनी को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, महाजन हो जाएगा, महाजन, महाजन हो जाएगा और धन ई हो जाएगा। अब जब इसको जोड़ेंगे तो महाजन और ना पर बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी तो महाजनी हो जाएगा, महाजनी हो जाएगा। तो इस प्रकार जो बड़ी ई है तो बड़ी ई एक प्रत्यय है, क्योंकि इसका मूल शब्द महाजन है और बड़ी ई प्रत्यय है, और जब बड़ी ई प्रत्यय लग जाता है तो ना पर बड़ी ई की मात्रा हो जाती है तो महाजनी शब्द बन जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है। कुतुबन की रचना है मृगावती, इनकी रचना मृगावती है और इनको रामचंद्र शुक्ल ने जो प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक माना है। और मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन, मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन है। और मुल्ला दाऊद को राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक माना है। तो ये राम कुमार वर्मा का पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। दो चट्टाने रचना ये हरवंश राय बच्चन की रचना है, हरवंश राय बच्चन की रचना है। इसलिए हरवंश राय बच्चन को 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। ये जो वाक्य दिया है इसमें जो रिक्त स्थान है कौन सा सही शब्द बैठेगा इसमें। तो ये है कि गंवार व्यक्ति, यानी कि गांव के लोगों को कहते हैं क्या गंवार व्यक्ति, नहीं। ग्रामीण व्यक्ति, हाँ ये ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं। सी देख लेते हैं, गांवरा व्यक्ति, ये भी नहीं हो सकता। दुहाती व्यक्ति, ये भी नहीं हो सकता। जो गांव के लोग हैं उनको ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। ये वाक्य दिया है। वाक्य कहता है कि बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। ये वाक्य है। अब कह रहा है कि तभी किसी ने कहा कि, इसमें कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा। पहला कि इन तिलों में तेल नहीं, इसका अर्थ होता है कि जो कंजूस व्यक्ति है उससे कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। तो बी है, बी कह रहा है कि कंगाली में आटा गील, यानी कि विपत्ति में और विपत्ति आ जाए तो ये कंगाली में आटा गील का अर्थ हो गया। सी है कि सर सलामत तो पगड़ी हजार। डी है घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि घर की कोई वस्तु या जो व्यक्ति होता है उसका आदर सम्मान नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन ये बैठेगा। ऑप्शन ये कह रहा कि इन तिलों में तेल नहीं, यानी कि कंजूस व्यक्ति से कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। एक बूढ़ी औरत है जो अपने मालिक से कपड़े मांग रही पहनने के लिए और मालिक ने मना कर दिया, तो इसके मतलब क्या है कि मालिक कंजूस है। तो वही है कि इसमें मुहावरा बन रहा है कि इन तिलों में तेल नहीं,
मतलब जो कंजूस व्यक्ति है उससे कुछ नहीं मिलने वाला। इसमें ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पुंड है। पुंड को सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपा, ये सरपदा नहीं है, सरपा, सरहपा को राहुल सांकृत्यायन, सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने, स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। जो शालभद्र सूल हैं इनको गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसमें ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्र में ये का प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? अब जैसे राष्ट्र लिखा है, राष्ट्र, धन, ये लिखा है। अब स्ट्रा में बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? स्ट्री। और या जुड़ जाएगा, इधर या बचेगा तो या जुड़ जाएगा, इधर रा बचेगा तो रा जुड़ जाएगा। तो अब ये क्या होगा? राष्ट्रीय। इस प्रकार अगर जो राष्ट्र में ये प्रत्यय जुड़ता है तो कौन सा शब्द बनेगा? राष्ट्रीय। ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? देखिए, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1955 ईस्वी में हुई थी और पहला साहित्य यानी कि पहला हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। किसे? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था 1955 ईस्वी में, यानी कि जिस वर्ष इसकी शुरुआत हुई थी उसी वर्ष। इनकी रचना थी हिम तरंगिणी रचना पर इन्हें यह पुरस्कार मिला था 1955 ईस्वी में। साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं संविधान वाली और 2 भाषाएं अन्य, एक राजस्थानी भाषा और दूसरी अंग्रेजी भाषा। तो ये कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 2023 का जो साहित्य अकादमी यानी कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये संजीव को दिया गया। संजीव को दिया गया। इनका एक उपन्यास है, उसी के लिए इनको दिया गया। तो इसमें यह कह रहा है कि रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? जो रामविलास शर्मा को 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनकी एक रचना थी निराला की साहित्य साधना। तो निराला की साहित्य साधना रचना पर रामविलास शर्मा को 1970 ईस्वी में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। कौन सा वाक्य सही है? पहला है कि मुझे बहुत आनंद आती है। अब ये देखिए, जो आनंद है ये संज्ञा है और जो संज्ञा है ये पुल्लिंग है और ये जो क्रिया है ये स्त्रीलिंग है। तो इसलिए ये नहीं होगा, क्योंकि जब संज्ञा पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होना चाहिए, तभी सही होगा। तो पहला ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है कि मुझे बहुत आनंद आते हैं। अब जो आनंद है यानी कि जो संज्ञा है ये एक वचन है और लेकिन आते हैं ये जो क्रिया है ये बहुवचन है, तो ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। तीसरा है कि मुझे बहुत आनंद आता है। हाँ, ये बात सही है कि ये वाक्य सही है कि जो आनंद है आता है, आता एक वचन क्रिया है, आनंद भी एक वचन है और ये सही बैठता है। इस प्रकार ऑप्शन सी सही है। अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि मुझे बहुत आनंद आता है। अब ये जो सहायक क्रिया लगी है ये बहुवचन है, तो ये बहुवचन नहीं होगा। इसमें ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जहां 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया कहलाती है। वह क्रिया कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया,
सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जो कर्म से के साथ आती है। जैसे राम घर जाता है और सीता खाना खाती है, तो जो खाती है जाता है ये दोनों जो क्रियाएं हैं ये कर्म के साथ प्रयोग हुए हैं, इसलिए जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, और फिर आगे दिया है कि अकर्मक क्रिया, जो क्रियाएं कर्म के साथ नहीं आती हैं उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता सोती है, राम हंसता है, तो जो हंसना और सोना है ये कर्म के साथ क्रिया प्रयोग नहीं होती है, तो इसलिए जो हंसना सोना है ये दोनों अकर्मक क्रिया है। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया वो क्रिया होती है मतलब जहां दो क्रियाएं एक साथ आती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। और यही पूछ रहा है कि दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया कहलाती है, तो वह क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। क्योंकि यहाँ दो धातु यानी कि दो क्रियाएं एक साथ मतलब दो धातुएं एक साथ होती हैं, तो इसलिए उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया वह क्रिया होती है जो संज्ञा और विशेषण से बनती है, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे लाठी मारना, लाठी मारना एक नाम धातु क्रिया है। और पढ़ लो संयुक्त क्रिया है, खा लो संयुक्त क्रिया है, ये दोनों संयुक्त क्रिया हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैं घर जाता हूं, इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? मैं तो सर्वनाम है, सर्वनाम है यानी कि करता है, मैं करता है। घर, घर कर्म हो गया, जाता ये मुख्य क्रिया है, हूं ये सहायक क्रिया है। और इसमें यही पूछ रहा है कि सहायक क्रिया कौन सी है, तो हूं एक सहायक क्रिया है, ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है? जैसे चाचा, चाचा का बहुवचन क्या होता है? चाचा का बहुवचन कुछ नहीं होता है, चाचा केवल एक वचन में प्रयुक्त होता है। काका, काका, काका का भी एक वचन में प्रयुक्त होता है। काका का बहुवचन काकी तो होगा नहीं, ना काके होगा ना काको होगा, तो काका भी एक वचन में प्रयोग होता है। ये लिखा है फूफा, फूफा, फूफा का बहुवचन क्या होगा? फूफी, फूफे, फूफू, ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी कि फूफा शब्द भी एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो चाचा, काका, फूफा ये तीनों शब्द हमेशा और हमेशा केवल एक वचन के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं। इन्हें जब बहुवचन बनाना होगा तो कहेंगे तुम्हारे कितने चाचा हैं तो कितने लगेगा, या तुम्हारे कितने काका हैं या तुम्हारे कितने फूफा हैं, तो उसमें एक अलग से शब्द जुटता है, तब ये बहुवचन बन जाता है। अब यहाँ लिखा है बेटा, तो बेटा का बहुवचन बेटे होता है। एक है तो कहेंगे आपके कितने, आपका बेटा जा रहा है, आप किसी के 2-3 बेटे हैं वो साथ जा रहे हैं तो कहें आपके बेटे जा रहे हैं। तो जो बेटे शब्द है ये बेटा शब्द का बहुवचन है, तो इसलिए कह रहा है कि कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा शब्द का वचन एक सा नहीं है, तो बेटा शब्द है इसका वचन एक सा नहीं है, ये बहुवचन में भी प्रयुक्त होता है, इसलिए ऑप्शन इसमें ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रविदास की पंक्तियां हैं। रविदास जी कहते हैं कि प्रभु यानी कि खुद को पानी बताते हैं और ईश्वर को चंदन बताते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो ये रैदास जी की पंक्तियां हैं। और रैदास और कबीरदास ये दोनों जो हैं संत रामानंद के शिष्य थे। और एक बार मीरा जी आई, रामानंद से कहने लगी कि आप मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए, तो रामानंद जी ने मीराबाई को रैदास जी के पास भेज दिया, तो रैदास जी ने मीराबाई को अपनी शिष्या बना ली। तो इस प्रकार जो मीराबाई हैं उनके गुरु रैदास हैं या संत रविदास हैं, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है?
हम इसे अभी पहले बात कर चुके हैं कि जो माखन लाल चतुर्वेदी हैं, इनको पहला हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1955 ईस्वी में। और इनकी रचना कौन सी थी? इनकी रचना थी हिमतरंगिणी। हिमतरंगिणी ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? अगर जो विज्ञान शब्द है इसे हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? वि धन ज्ञान। हम किसी भी शब्द को इस प्रकार से तोड़ते हैं कि जो दोनों शब्द निकल के आए तो दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। तो वि ज्ञान, ये दोनों सार्थक शब्द हैं, तो वि धन ज्ञान होगा, तो इसलिए इसमें वी उपसर्ग लगा है। उपसर्ग पूछ रहा है तो वी उपसर्ग लगा है, ऑप्शन डी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास पूरी हुई और क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। और आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।